पूरी दुनिया में इस वक्त क्लाइमेट चेंज यानी जलवायु परिवर्तन को लेकर एक बड़ी बहस छिड़ी हुई है। डीएनए में हमारी अगली खबर का शीर्षक भी क्लाइमेट चेंज ही है। फर्क सिर्फ इतना है कि इसमें दो देशों यानी भारत और पाकिस्तान के रिश्तों के बीच अचानक हुए जलवायु परिवर्तन और उसके आफ्टर इफेक्ट्स का गंभीर विश्लेषण है। हालांकि इस डीएनए टेस्ट से पहले मैं आपको भारत पाकिस्तान के रिश्तों वाले मौसम की लेटेस्ट जानकारी देना चाहता हूं। लेटेस्ट जानकारी यह है कि विदेश मंत्री सुषमा स्वराज फिलहाल पाकिस्तान के दौरे पर हैं, जहां वो हार्ट ऑफ एशिया सम्मेलन में हिस्सा लेने पहुंची हैं। कल सुषमा स्वराज हार्ट ऑफ एशिया की 5वीं मंत्री स्तरीय बैठक के लिए भारतीय दल को लीड करेंगी। सूत्रों के मुताबिक कल शाम करीब 5 बजे सुषमा स्वराज और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के विदेश मामलों के सलाहकार सरताज अजीज के बीच द्विपक्षीय बातचीत होगी। सूत्रों के मुताबिक इस बातचीत में आतंकवाद एक बड़ा मुद्दा हो सकता है। इसके अलावा कल ही सुषमा स्वराज और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के बीच भी मुलाकात होगी। एक तरफ पाकिस्तान अपनी जमीन से आतंकवाद को लगातार प्रायोजित करके भारत में आतंकवादियों की सप्लाई कर रहा है। वो आए दिन सीमा पार से घुसपैठ करके हमारे जवानों की जान ले रहे हैं। भारत को आज तक पाकिस्तान से न तो मुंबई हमलों के गुनाहगारों पर कोई संतोषजनक जवाब मिला और न ही पाकिस्तान ने अपनी जमीन पर पल रहे जहरीले आतंकवादियों को खत्म किया है। ऐसे में कई लोगों के मन में यह सवाल जरूर उठ रहा है कि अचानक पाकिस्तान को लेकर भारत का हृदय परिवर्तन कैसे हो गया। कल तक जिस रिश्ते पर नफरत और आतंक की बर्फ जमी हुई थी, आज अचानक क्या हो गया कि वो बर्फ अपने आप पिघल गई। रिश्तों में आए इस क्लाइमेट चेंज को आसान भाषा में समझाने के लिए हमने इस पूरी खबर का तथ्यात्मक वीडियो विश्लेषण किया है, लेकिन उससे पहले कुछ तस्वीरें देखनी जरूरी है। ये तस्वीरें 30 नवंबर की हैं, जब पेरिस में जलवायु परिवर्तन सम्मेलन के दौरान भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के बीच बेमौसम बातचीत वाली बारिश हो गई थी। नरेंद्र मोदी और नवाज शरीफ के बीच हुई बेमौसम बातचीत ने अचानक दोनों देशों के रिश्तों का क्लाइमेट चेंज कर दिया और सब कुछ ठंडा ठंडा कूल हो गया। 30 नवंबर को पेरिस में भारत और पाकिस्तान के सूखाग्रस्त संबंधों में बदलाव वाली हवाएं चलने लगी और 6 दिसंबर को उसका असर बैंकॉक में भी देखने को मिला, जब दोनों देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की मुलाकात हुई। भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवल और पाकिस्तान के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार नसीर खान जंजुआ के बीच सकारात्मक बातचीत हुई, जिसमें सुरक्षा और शांति के अलावा आतंकवाद, जम्मू कश्मीर और लाइन ऑफ कंट्रोल सहित कई मुद्दों पर चर्चा हुई, जिसके बाद दोनों देशों ने एक साझा बयान भी जारी किया। अब विदेश मंत्री सुषमा स्वराज का पाकिस्तान जाना दोनों देशों के बीच हुए रिश्तों के परिवर्तन का सबसे बड़ा उदाहरण है। हालांकि भारत के इस हृदय परिवर्तन के कई पहलू हैं। ये एक कड़वी सच्चाई है कि भारत हमेशा से अच्छे संबंधों के लिए पहल करता रहा है, लेकिन हर बार उसे पाकिस्तान से धोखा ही मिला है। अब आम लोगों को ये समझ में नहीं आ रहा है कि जब बॉर्डर पर हालात नहीं बदले तो रिश्तों की तासीर कैसे बदल सकती है। भारत की ऐसी कौन सी मजबूरी है कि उसने पाकिस्तान के साथ बातचीत के रास्ते को फिर से खोल दिया, या फिर ये अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति का वो जहर है जो विकास की दौड़ में जीतने की इच्छा रखने वाले देशों को अक्सर पीना पड़ता है। भारत ने बातचीत की पहल करके अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति की दुनिया में पाकिस्तान पर दबाव बढ़ा दिया है। अब देखना यह है कि पाकिस्तान सुधरता है या और बिगड़ता है। राजनीति की दुनिया में दिल्ली चलो का नारा बहुत मशहूर है, लेकिन 2015 में धीरे धीरे दिल्ली छोड़ो का नारा वजूद में आ रहा है। आपने आतंकवाद, सूखे, आर्थिक तंगी और खराब मौसम की वजह से लोगों के पलायन के किस्से तो जरूर सुने होंगे, लेकिन आपने कभी प्रदूषण की वजह से अपना घर छोड़ने पर मजबूर लोगों के बारे में नहीं सुना होगा। दिल्ली एक ऐसा शहर बनने की कगार पर खड़ा है जहां प्रदूषण का इलाज वक्त रहते अगर नहीं किया गया तो लोग अपनी जान बचाने के लिए पलायन करने पर मजबूर हो जाएंगे। अफसोस इस बात का है कि इस अदृश्य उत्पीड़न से लड़ने की बजाय दिल्ली में बैठे राजनेता बहसबाजी करके वैचारिक प्रदूषण तो फैला रहे हैं, लेकिन दिल्ली वालों को जानलेवा प्रदूषण से बचाने के लिए इन नेताओं के पास एनवायरमेंट फ्रेंडली विचारों की बेहद कमी है। जबकि पड़ोसी देश चीन की राजधानी बीजिंग में प्रदूषण का स्तर खतरे के निशान से ऊपर जाते ही अलार्म बजा दिया गया है। पहली बार प्रदूषण को लेकर बीजिंग में रेड अलर्ट जारी किया गया है। चीन में रेड अलर्ट को प्रदूषण के खतरे का सबसे बड़ा स्तर माना जाता है। चीन में प्रदूषण को लेकर रेड अलर्ट तब घोषित किया जाता है जब लगातार 3 दिनों तक
किसी शहर में प्रदूषित धुंध के छाए रहने की आशंका होती है। बीजिंग में गुरुवार तक के लिए सभी स्कूल बंद कर दिए गए हैं। निर्माण कार्यों पर रोक लगा दी गई है। बच्चों के प्ले स्कूल भी बंद कर दिए गए हैं और वाहनों के लिए ऑड इवन फॉर्मूला लागू कर दिया गया है। बीजिंग में आज प्रदूषण का स्तर PM 2.5 पैमाने पर 278 था, जिसे काफी खतरनाक माना जाता है, जबकि दिल्ली में आज प्रदूषण का स्तर PM 2.5 पैमाने पर 309 था, यानी बीजिंग से बहुत ज्यादा। फिर भी दिल्ली के राजनेता अभी पेन पेंसिल हाथ में लेकर नए नए फॉर्मूले लिख रहे हैं और मिटा रहे हैं। दिल्ली में प्रदूषण कम करने की योजना अभी सिर्फ मौखिक स्तर पर है। आम आदमी पार्टी के नेता नियमों को लेकर अलग अलग बयान दे रहे हैं। इवन ऑड सिस्टम को लागू करने को लेकर दिल्ली ट्रैफिक पुलिस को अभी तक कोई पुख्ता प्लान नहीं भेजा गया है। योजना लागू करने से पहले ही दिक्कतें होने पर उसे खारिज कर देने का बयान दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पहले ही दे चुके हैं। हालांकि दिल्ली के ठीक उलट बीजिंग में जब रेड अलर्ट लागू किया गया तो वहां की हवा पिछले हफ्ते के मुकाबले साफ थी। आप सोच रहे होंगे कि ऐसी स्थिति में बीजिंग में प्रदूषण के खतरे का सबसे बड़ा अलर्ट क्यों जारी किया गया। तो हम आपको आज ये बता दें कि बीजिंग के लोग लगातार ये मांग कर रहे थे कि सरकार को प्रदूषण से निपटने के लिए लोगों की जान जाने का इंतजार नहीं करना चाहिए, और चीन की सरकार ने बिल्कुल ऐसा ही किया। दिल्ली की हवा में प्रदूषित कणों की मिलावट न सिर्फ कड़वी है बल्कि जहरीली भी है। हमने दिल्ली की हवा को प्रदूषित करके अदृश्य हो जाने वाले दिल्ली के मुजरिमों को बारीकी से खोज निकाला है। आज हम दिल्ली की हवा का एक ऐसा DNA टेस्ट करेंगे जो दिल्ली की जहरीली धुंध के पीछे छिपे इन मुजरिमों को आपके सामने लाकर खड़ा कर देगा। यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास की 2015 की एक रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली में प्रदूषण की वजह से हर रोज औसतन 80 लोगों की मौत हो जाती है, जबकि साल में 10,000 से 30,000 लोग प्रदूषण से होने वाली बीमारियों से अपनी जान गंवाते हैं। दिल्ली के कुल प्रदूषण में वाहनों का हिस्सा 63% है, जबकि थर्मल पावर प्लांट्स दिल्ली के 29% प्रदूषण के लिए जिम्मेदार हैं। वहीं घरेलू क्षेत्र 8% प्रदूषण के लिए जिम्मेदार है। सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट की एक रिपोर्ट के मुताबिक साल में करीब 240 दिन दिल्ली की हवा बहुत खतरनाक स्तर तक जहरीली होती है। दिल्ली में इस वक्त करीब 85 लाख रजिस्टर्ड निजी वाहन हैं। इनमें मोटर बाइक्स और स्कूटर्स की संख्या करीब 55 लाख है, जबकि दिल्ली में रजिस्टर्ड कारों की संख्या 27 लाख है। दिल्ली में मोटरसाइकिल और स्कूटर से फैलने वाले प्रदूषण की हिस्सेदारी 32% है, जो बहुत ज्यादा है, जबकि वाहनों से होने वाले प्रदूषण में डीजल से चलने वाले ट्रकों का हिस्सा 28% है। सोचिए, 28% और 32% हिस्सा तो ट्रकों का और टू व्हीलर्स का ही हो गया, और प्राइवेट कारें इसमें 22% की हिस्सेदारी रखती हैं। यानी दिल्ली में वाहनों से होने वाले प्रदूषण में पहले नंबर पर वो मोटरसाइकिलें हैं जिन्हें दिल्ली सरकार ऑड इवन प्रणाली से बाहर रखने पर विचार कर रही है, जबकि दिल्ली में चलने वाले ट्रक दिल्ली वालों के दूसरे सबसे बड़े मुजरिम हैं, और तीसरे नंबर पर वो निजी कारें हैं जिन्हें दिल्ली सरकार सबसे कम गुनाह के लिए सबसे ज्यादा सजा देने जा रही है। वैसे ट्रकों से होने वाले प्रदूषण को आप दिल्ली में आयातित यानी इंपोर्टेड प्रदूषण भी कह सकते हैं, क्योंकि सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट की अक्टूबर 2015 की एक रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली में हर रोज करीब 85,799 ट्रक दूसरे राज्यों से दाखिल होते हैं, और ये ट्रक रात के अंधेरे में इतना प्रदूषण फैलाते हैं कि दिल्ली की हर सुबह पहले से ज्यादा जहरीली हो जाती है। डीजल की खुराक पर चलने वाले ये ट्रक दिल्ली वालों के स्वास्थ्य के लिए उतने ही हानिकारक हैं जितना तंबाकू का सेवन आम लोगों के लिए हानिकारक होता है। अब हम ट्रकों के प्रदूषण से बीमार होती दिल्ली को वैधानिक चेतावनी देने वाला एक संक्षिप्त वीडियो विश्लेषण करने जा रहे हैं, जिसे आज आपको जरूर देखना चाहिए। हर रात जब दिल्ली वाले गहरी नींद में होते हैं, साफ हरी भरी और प्रदूषण रहित दिल्ली का सपना इन ट्रकों के पहियों तले कुचल जाता है। ये ट्रक दूसरे राज्यों से दिल्ली में दाखिल होते हैं और दिल्ली को बीमार,
बहुत बीमार करने वाला धुआं छोड़ते हुए सुबह तक आंखों से ओझल हो जाते हैं। दिल्ली में 9 एंट्री पॉइंट से हर रोज करीब 86,000 ट्रक दाखिल होते हैं। इनमें से 40 से 60% ट्रकों की आखिरी मंजिल दिल्ली नहीं बल्कि दूसरे राज्य होते हैं। यानी दिल्ली में घुसने वाले आधे से ज्यादा ट्रक दिल्ली को सिर्फ बीमारी भरा धुआं देकर दूसरे राज्यों की तरफ बढ़ जाते हैं। वैसे सुप्रीम कोर्ट और नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के आदेश के बाद नवंबर महीने से एमसीडी ने दिल्ली में घुसने वाले ट्रकों पर ग्रीन टैक्स लगाने की शुरुआत की, लेकिन ये व्यवस्था भी दिल्ली और प्रदूषण के बीच मजबूत बैरिकेड बनकर खड़ी नहीं हो पाई। दिल्ली में प्रदूषण फैलाने के गुनहगार डीजल ट्रकों पर रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन तकनीक के जरिए रोक लगाई जा सकती है। इस तकनीक के इस्तेमाल से रेडियो फ्रीक्वेंसी के जरिए ऐसे ट्रकों की पहचान आसान होगी जो दिल्ली से गुजरकर दूसरे राज्य में जाते हैं। देश भर में चलने वाले ट्रक इस वक्त एमिशन के जिस नियम का पालन करते हैं वो भारत स्टेज 3 के स्तर पर है, जबकि भारी वाहनों के लिए भारत स्टेज 4 के एमिशन नियम लागू किए जाने की जरूरत है, जिसे सरकार 2017 में लागू करेगी। जाहिर है ये देरी दिल्ली का दम बहुत तेजी से घोट सकती है। इसी कारण में जो ट्रक जो हैं वो भारत स्टेज 3 तक ही रुक गए हैं और बाहर से जो ट्रक्स आज दिल्ली में आते हैं या तो भारत स्टेज 3, 2, 1 बहुत ही पिछड़ी हुई टेक्नोलॉजीज हैं, बहुत ही पोल्यूटिंग हैं। तो जब ये अंदर आते हैं और इनमें कोई रोक नहीं है, ये हमारे यहाँ पे आ सकते हैं। और हमने देखा है, हमारा शो दिखाता है कि ये जो ट्रक्स बाहर से आ रहे हैं ये पूरे ट्रांसपोर्ट सेक्टर से जो पार्टिकुलर पोल्यूशन इस शहर में होती है उसे 30% सिर्फ उन्हीं से आती है। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जो ट्रक पोल्यूशन है ये कितना सीरियस है। और इसीलिए हमें आज सिर्फ दिल्ली में ही नहीं पूरे देश भर में हमें एक ही मानक हमें लाना होगा और वो मानक को जितना जल्द हो सके और भी स्ट्रिंजेंट करना होगा। अब ये फैसला दिल्ली सरकार को करना है कि वो दिल्ली को प्रदूषण का काला धुआं देने वाले गुनहगारों की पहचान करने का क्या तरीका अपनाना चाहती है और उन्हें क्या सजा देना चाहती है। निवृत्ति मोहन के साथ रूफी जैदी, जी मीडिया, दिल्ली। और अब आखिर में आज के इतिहास पर नजर डालते हैं। 1896 में आज ही के दिन अफ्रीकन अमेरिकन आविष्कारक J.T. वाइट को नींबू निचोड़ने वाले लेमन स्क्वीजर के लिए पेटेंट मिला था। पूरी दुनिया में किचन में रोजाना इस्तेमाल होने वाले लेमन स्क्वीजर का डिजाइन बहुत ही सरल और कारगर था। 1935 में आज ही के दिन पंजाब के लुधियाना में हिंदी सिनेमा के ही मैन कहे जाने वाले धर्मेंद्र का जन्म हुआ था। शोले, अनुपमा, सत्यकाम, बंदनी और आंखें उनकी यादगार फिल्में रही हैं, लेकिन उनकी सबसे चर्चित भूमिका 1975 में आई फिल्म शोले के वीरू की थी और आज भी उन्हें शोले के वीरू के नाम से जाना जाता है। 1943 में आज ही के दिन अमेरिकी सिंगर और सॉन्ग राइटर जिम मॉरिसन का जन्म हुआ था। जिम मॉरिसन मशहूर अमेरिकन रॉक बैंड द डोर्स के प्रमुख गायक होने के साथ साथ एक कवि भी थे जो अपनी लाइव परफॉर्मेंसेस के दौरान कई बार छोटी कविताएं भी कहते थे। अपने गीतों और पर्सनैलिटी के लिए रॉक संगीत के इतिहास में जिम मॉरिसन को सबसे करिश्माई यानी आइकॉनिक कलाकारों में से एक माना जाता है। 1980 में आज ही के दिन इंग्लिश रॉक बैंड द बीटल्स के को फाउंडर जॉन लेनन की उनके घर के बाहर हत्या कर दी गई थी। मार्क डेविड चैपमैन नाम के एक व्यक्ति ने जॉन लेनन पर उनके अपार्टमेंट के बाहर गोलियां चलाई थी। जॉन लेनन के मशहूर गीत गिव पीस अ चांस और इमेजिन को 70 के दशक में एंटी वॉर एंथम यानी युद्ध विरोधी गीत माना जाता था। तो डीएनए में आज इतना ही। अब आपसे हमारी मुलाकात होगी डीएनए के अगले एपिसोड में, जब हम कुछ और नई और बड़ी खबरों का डीएनए टेस्ट करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।